झारखंड में मेरी स्थिति जैसी होनी चाहिए थी, जितनी मजबूत होनी चाहिए थी, उतनी मजबूत आज की तिथि में नहीं है। आश्चर्य होगा आपका, बरसों वर्ष हो गए नीतीश कुमार जी को झारखंड में आए हुए। वर्षीय योजना नहीं, 5 वर्षीय योजना तो सुने होंगे, लेकिन 10 वर्षीय योजना सुने हैं? नमस्कार, NWS न्यूज़ इंडिया कार्यक्रम के इस परिचर्चा में आज एक विशेष शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। बोकारो के चर्चित चेहरे, छात्र जीवन से राजनीति करने वाले अशोक चौधरी जी। आइए जानते हैं उनसे उनके राजनीतिक जीवन के बारे में, उन्होंने क्या पाया क्या खोया। अशोक जी, आपका NWS न्यूज़ इंडिया में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप छात्र जीवन से बोकारो में राजनीति किए हैं, कई बार विधानसभा चुनाव भी लड़े, आप बियाडा के चेयरमैन भी रहे हैं। हमारे दर्शकों को बताएं अपने राजनीतिक जीवन के बारे में। तो छात्र जीवन से राजनीति में जो लोगों की समस्याएं हैं, छात्रों की समस्याएं हैं, उसके लिए निरंतर संघर्ष करते रहे हैं और आज तक हम लोग संघर्षरत हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि निरंतर जिन मुद्दों को छात्र जीवन से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं बोकारो में, आज भी वो मुद्दे जो हैं, वो समस्याएं जो हैं, आज भी मौजूद हैं यहाँ पे, उनका निराकरण नहीं हो पाया। ये बेहद अफसोस का विषय है, लेकिन फिर भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और जिनको मौका मिला उन मुद्दों को हल करने का, उन समस्याओं का निराकरण करने का, उन लोगों ने निराकरण नहीं किया। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? उनकी इच्छा शक्ति की कमी या यहाँ का राजनीतिक वातावरण ही ऐसा रहा कि जनता का काम नहीं हो पाया? अब तो जो बने इस संदर्भ में वो ज़्यादा अच्छा से बता पाएंगे कि वो समस्याओं को निराकरण करने में असफल क्यों रहे। लेकिन एक मेरी जो समझ है, जैसे कि विस्थापित की समस्या है, जो निरंतर आप देखिए कि जब से बोकारो है हम लोग देख रहे हैं, तब से उनकी समस्याएं है इसी प्रकार मौजूद आज भी हैं। हमको लगता है ऐसा कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी उनको बरगलाते हैं और जो बोकारो इस्पात का प्रबंधक है वो भी अपना टेन्योर पूरा करता है। वो सोचता है कि ये समस्याएं को जो अपने टेन्योर में जो है उसको हम आगे बढ़ाते चले, उसको हल करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाता है, बल्कि वो उसको अलग अलग तरीके से नया नया तरीका ईजाद करके जो है विस्थापितों को गुमराह करता है और उसको आगे बढ़ाता है। आप अब जैसे अप्रेंटिसशिप करा दिए तो कुछ दिन लगा विस्थापितों को, भाई अप्रेंटिसशिप कर लिए तो हम फिर नौकरी हमको मिलेगा, लेकिन जो करवाए वो अपना टेन्योर पूरा करके चले गए। अब जो आए अब उनके ऊपर बर्डन आ गया। ये अब किस तरीके से उसको लेकर के अपना टेन्योर पूरा करते हैं, तो इसमें हमको लगता है ऐसा कि संवेदनशील नहीं है बोकारो इस्पात प्रबंधक का अधिकारी कोई भी, जो अपना टेन्योर पूरा करके चल जाना चाहते हैं और समस्याएं इसी प्रकार मौजूद रहती हैं। और इसलिए आज तक विस्थापितों का समस्या हल नहीं हुआ। और जनप्रतिनिधि तो निश्चित तौर पर जो भी जीते, जो भी बने, वो इसके प्रति एकदम पूरे तौर पर उदासीन रहे। उन्होंने कभी भी इसको कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि विस्थापितों का नाम पर अपना जेब भरने का काम, अपने बाल बच्चों का जेब भरने का काम, यही सब में निरंतर वो लोग लगे रहे और विस्थापित की समस्या जो करते हो बने रही, तो हम लोग आँख के सामने देख रहे हैं। अशोक जी, बोकारो स्टील प्लांट के निर्माण के वक्त सिर्फ 4 विस्थापित संगठन हुआ करता था बोकारो में। आज 107 संगठन काम कर रहा है। इसके पीछे विस्थापित भी अपना हक लेने में पीछे रह गए, जिसके कारण 107 संगठन बन गया। सभी लोग छोटा मोटा लाभ लेकर के विस्थापितों को हक से वंचित कर दिए। इस पर आपकी क्या राय है? प्रबंधक की चतुराई है, इसमें कोई खास बात नहीं है। प्रबंधक कहीं की भी रहती है, मजदूर जो यूनियंस होता है, चाहे जो संगठन होता है, उस संगठन को तोड़ने का प्रयास करती है। कभी कभी सफल भी होती है, कभी भी असफल होती है। कई जो प्रबंधक ऐसे आए जो विस्थापितों का संगठन है, उसके जो चीफ हैं, चाहे उसके जो मुखिया हैं, उन लोगों को बुला करके उन लोगों को ठीका पट्टा और नौकरी देने का काम किया। उन लोगों को लगा ऐसा
कि हम भी एक संगठन बना लेंगे और उसके बाद हम उसमें नेतृत्व करेंगे तो हमको भी हो सकता है कि नौकरी मिल जाए, ठेका मिल जाए, हम भी बार्गेन कर सकते हैं, ऐसा उनको लगता है ऐसा, और इसलिए इतने संगठनों का निर्माण हुआ। ये संगठनों का निर्माण एक्चुअली विस्थापित जो आंदोलन है वो एक भटकाव का नमूना है, भटकाव के कगार पर विस्थापित आंदोलन भी हुआ, और इसको भटकाने में जो लोकल जीते हुए जनप्रतिनिधि और बोकारो प्रबंधक पूर्ण रूप में दोषी है। अशोक जी, एक राजनीति से और जुड़ा सवाल, आप समता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। आज जदयू जो जिस कगार पे पहुंची है उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, हमको कोई हिचक कोई इसमें कहने में ये नहीं है कि जनता दल यू समाजवादी विचारधारा की पार्टी है। हम लोग न्याय के साथ विकास में आस्था रखते हैं। झारखंड में मेरी स्थिति जैसी होनी चाहिए थी, जितनी मजबूत होनी चाहिए थी, उतनी मजबूत आज की तिथि में नहीं है। इसमें वो कहने में कोई संकोच नहीं है, उसके बहुत सारे कारण। लेकिन हम में आज भी वो लोग जो समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत लोग हैं, आज भी इस शहर में और झारखंड में भी मौजूद हैं। वो कहीं न कहीं आज भी वो संघर्ष करने के लिए दिखते हैं। हम लोग संगठन को बराबर निरंतर संगठन को मजबूत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें कुछ मेरे हाई आलाकमान जो हैं उन लोगों की तरफ से कुछ जो है उदासीनता के वजह से झारखंड में पार्टी कमज़ोर हुई है। हम लोगों के अभी निरंतर विगत चुनाव में जो है जनता दल यू को पार्टी का चुनाव चिन्ह फ्रीज हो जाना, नए चुनाव चिन्ह से लड़ना, उसको निर्दलीय घोषित कर देना, पार्टी के नेता का झारखंड में ध्यान नहीं देना, नहीं आना, तो वो तो बड़े नेता लोग हैं तो वो लोग बता सकते हैं। लेकिन ये सब कारण संगठन को कमज़ोर होने में रहा है। लेकिन एक बात यह भी सत्य है कि जब भी देश विकट परिस्थितियों से गुजरा है, समाजवादियों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा निभाया है। कोई भी परिस्थिति देश पे आई है तो इन लोगों ने आगे बढ़ा है, इन लोग आगे बढ़ कर के आगे आए हैं। और आपको पूरा विश्वास है इस बार भी जो हमारा देश और राज्य जो महंगाई, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, भ्रष्टाचार का दंश झेल रहा है, इन सब से निजात पाने के लिए समाजवादी पुनः एकत्रित हो रहे हैं और उनको पुनः एक बार और लड़ने की मनसा वो जाग रही है और सब एकत्रित हो रहे हैं। हमको पूरा विश्वास है कि पुनः जो है देश आज जो झंझावत से, जो हमारा विविधताओं का देश है, उसमें जो नफरत की राजनीति की जा रही है, उस झंझावत से निकालने की तैयारी में समाजवादी ही प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, अभी तक आगे भी निभाएंगे। हमको लोगों को पूरा विश्वास है और जनता दल यू पुनः मजबूत होगा, उसके तरफ हम लोग ध्यान देंगे। और हम लोगों ने अपने नेताओं का भी ध्यान आकृष्ट कराया है मजबूत करने के लिए, और हम लोगों ने आग्रह किया है नीतीश कुमार जी से कि आप जो है यहाँ पर झारखंड का दौरा करिए। हम लोग उनको आमंत्रित किए हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम आएंगे। आश्चर्य होगा आपका, वर्षों वर्ष हो गए नीतीश कुमार जी को झारखंड में आए हुए कोई राजनीतिक कार्यक्रम में भागीदारी किए हुए। इसलिए हम लोग उनको आग्रह किए हैं कि आप आइए, और उन्होंने कहा भी है कि हम आएंगे। अशोक जी, अब आज के मौजूदा दौर में जिस तरह से निजी टीका टिप्पणी राजनीतिक दल के नेता कर रहे हैं, उसको आप कैसा मानते हैं? कितना कचोटता है ये व्यवहार आज के राजनेताओं का? ये राजनीति सिद्धांतों के आधार पर की जाती है। सिद्धांतों की राजनीति का जब पतन होता है सिद्धांतों की राजनीति का जब पतन होता है तो निश्चित तौर पर कुछ लोग जो हैं व्यक्तिगत आक्षेप लगाने लगते हैं। मैं उसको बहुत बुरा मानता हूँ। किसी भी दल का कोई भी नेता हो, किसी का व्यक्तिगत उस पर आक्षेप लगाना और व्यक्तिगत बोलना उन पर, ये बहुत ही निंदनीय है। ये राजनीति गिरावट की ओर है, ये हम कह सकते हैं। ये सब बातें जो राजनीति को गिरावट की ओर ले जाती है, इससे बचना चाहिए। इस वर्ष 2024 में विधानसभा चुनाव भी झारखंड में संभावित है, उस पर आपके क्या विचार है? क्या आप फिर एक बार यहाँ पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरेंगे? पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे तो दल नेता तय करेंगे। जो पार्टी तय करती है, पार्टी हम लोग कहती है लड़ने के लिए तो हम लड़ते हैं, अपने इच्छा से तो लड़ते नहीं हैं। पार्टी अगर समझेगी, लड़ाएगी, अगर ज़रूरत समझेगी तो ज़रूर लड़ेंगे। और अभी तो बहुत द्रुत गति से जो है महागठबंधन इंडिया बना है, और इंडिया को हम सब लोग मिल करके मजबूत करने की बात कर रहे हैं।
और इंडिया को बनाने में हमारे नेता, जो पार्टी के नेता, हम लोग को गर्व है इस बात का कि नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा योगदान है सारी विपक्षी पार्टियों को देश में मिलाना, एक जगह ले आकर बैठाना, सब लोग को एक मंच पर लेकर के आना और देश में जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ गोलबंद करना, एकताबद्ध करना, ये बहुत बड़ी बात है नीतीश कुमार ने किया है। हम लोग को इस बात पर गर्व है और निश्चित तौर पर इंडिया जो है आगे चलकर हम लोग उसको मजबूत करेगा और जो भी इंडिया का कैंडिडेट होगा जैसा पार्टी तय करेगी हम लोग करने का काम करेंगे। लेकिन हम कहेंगे कि बोकारो का ये जो काल रहा है, इधर कोई विकास जो है बोकारो में कोई ऐसा नहीं हुआ जो कोई कह सकता है कि बोकारो का विकास हुआ है, बल्कि पर कैपिटा इनकम आम आदमी का इन दिनों घटा है। बोकारो में बहुत तीव्र गति से आम आदमी की आमदनी जो है घटते जा रही है। ये बहुत चिंता की विषय है। इसका कारण क्या मानते हैं? सही विजन नहीं होना जनप्रतिनिधि का, सही विजन नहीं होना जनप्रतिनिधि का। आप बताइए, ये एक हम नाम नहीं लेना चाहते हैं लेकिन फिर भी हम कहेंगे, कभी कि एयरपोर्ट है, वो 5 वर्षीय योजना नहीं, 5 वर्षीय योजना तो सुने होंगे लेकिन 10 वर्ष योजना सुने हैं? ये 10 वर्ष वाला योजना है वो भी नहीं पूरा हो रहा। जानकर आश्चर्य होगा आप लोग को, पता नहीं जानते भी होंगे आप लोग सब तो है ही, ये बहुत क्या योजना नहीं है, ये 75 करोड़ से 100 करोड़ की योजना है, मात्र 75 करोड़ से 100 करोड़ की योजना है और इसको पूरा करने में अगर 10 वर्ष लगता है तो अलग बात है। और ये भी लोग समय चूज करता है ऐसा कि चुनाव के समय में कोई योजना है इसलिए भी लंबित हो जाता है, लोग लंबित करवाते हैं बहुत तरीक़ों से कि जब चुनाव आएगा उसमें करवाएंगे तो इसका हमको लाभ मिल पाएगा। तो ऐसे अगर मन में ऐसे बातें रहेंगी तो इस तरह से किसी भी शहर का, किसी भी विधानसभा क्षेत्र का, किसी भी इलाके का विकास नहीं हो पाएगा। और जो विधानसभा का जो पैसा होता है, जो विधायक मत का राशि होता है, वो राशि वो खर्च किया जाता है जहाँ पर सबसे पहले जहाँ आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत है उस पर खर्च करना है। लेकिन लोग खर्च करते हैं जहाँ पर उसके अपने लोग रहते हैं, जहाँ उसके दलाल, उनके लोग, उनके अपने नज़दीकी लोग जो रहते हैं उन लोग रहते हैं, उन पर पैसा खर्च किया। उन लोग को योजना मांगता है तो दे देता है लोग। ये समझने की ज़रूरत है कि यह पैसा जनता की है, आपकी नहीं। जनता का पैसा है और जनता का पैसा को ही आपको लगाना है अपने क्षेत्र में। तो जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसको पहले चूज करना चाहिए, चूज करके लगाना चाहिए। लेकिन ये सब होता नहीं और नतीजा ऐसा होता है जो उपेक्षित इलाका है उपेक्षित ही रह जाता है, नहीं हो पाता है। अब हम लोग जब जिस समय से रह रहे हैं, आज देखिए आप बोकारो स्टील प्लांट में चले जाइए, बोकारो स्टील प्लांट में 70-75 हज़ार मजदूर थे। आज जो है मतलब कि वो जो सरकारी थे बोकारो स्टील के, और आज जो है हमको लगता है कि सब मिला करके 10,000 के करीब होंगे। और बाकी आउटसोर्सिंग से काम कराया जाता है। और आउटसोर्सिंग से जब आप काम कराते हैं तो जो मजदूर आप रखते हैं उनका आप गेट पास बनवाते हैं। तो गेट पास बनवाते उनका एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस को आप अप्रूव्ड करते हैं कि वो अगला आदमी दूंदीबाद के झोपड़ी में रहता है, अगला आदमी सेक्टर 4 के झोपड़ी में रहता है। आप उसको अप्रूव करते हैं, अपने यहाँ काम के लिए भेजते हैं। यही बोकारो स्टील प्लांट के अंदर जाके काम करता है। वो अपना शक्ति, अपना ऊर्जा सब बोकारो स्टील प्लांट को देता है, चाहे वो ठेला चालक हो, चाहे बाहर में रिक्शा चालक हो, चाहे प्लांट के अंदर काम करने वाले जो मजदूरों की बात हम कर रहे वो। लेकिन वो रहेगा कहाँ? इसका जो सामान्य तौर पर जो सुविधाएं उन लोगों को मिलनी चाहिए वो भी उन लोगों को नसीब नहीं हुआ। और बारंबार जो जनप्रतिनिधि जब जाते हैं चुनाव में तो सब लोग बोलते हैं कि हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आज तक उन लोगों की सुविधाएं मैसर नहीं है। उन लोगों को न शुद्ध पानी मिलता है, न ठीक प्रकार से बिजली मिलता है, न रहने का आवास, और निरंतर वो डर में जीता है इस बात का कि कल मेरा ये घर रहेगा कि नहीं रहेगा। ये सब बातें झेल रहे हैं। तो यहाँ तो कोई विकास का कोई काम हमको बतावे तो कोई कर दे। अब एक चास इलाके में चले जाइए, चास में एगो नाला बना हुआ है, उसको पार्षद भी बोलता है हम ही करवाए हैं, और चेयरमैन भी बोलता है हम ही करवाए हैं, विधायक भी बोलता है हम ही करवाए हैं, और एमपी भी बोलता है हम ही करवाए हैं। तब वो नाला कौन बनवाया है अभी पता ही नहीं चलता है, उस पर सब लड़ रहे हैं। तो ये हालात है, तो इन हालातों से गुजरना पड़ेगा। जो वातावरण बना है, जो वातावरण का निर्माण हुआ है बोकारो में, ये वातावरण से तो हम लोगों को निराशा ही लगता है ऐसा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बोकारो निरंतर जो है उदास सा शहर लगता नज़र आ रहा है। और लग रहा है कि ये जमानी देखी नहीं बोकारो,
बोकारो यौवन में बढ़ते बढ़ने से एक बैग वो बुढ़ापे को अग्रसर हो रहा है, ऐसा देखने में लगता है। अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आए। बेबाक आपने राजनीति पर बातचीत की, कुछ तीखी टिप्पणी भी की। एक बार फिर हम लोग मिलेंगे किसी परिचर्चा में और आपसे फिर डिटेल में बातचीत करेंगे। धन्यवाद। आप सुन रहे थे निर्विवादित रूप से राजनीति करने वाले अशोक चौधरी को। फिर मिलेंगे अगले चर्चा में किसी विशेष शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।